तो चलिए, आज भारत की एक जबरदस्त भौगोलिक यात्रा पर निकलते हैं। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे उपमहाद्वीप की है जो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। कभी सोचा है कि ये कैसे मुमकिन है? एक ही देश और उसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां भी हैं, दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान भी, सदियों पुराने चट्टानी पठार और तो और खूबसूरत ट्रॉपिकल द्वीप भी। सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत हम करेंगे दुनिया के नक्शे से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत आखिर दुनिया में है कहाँ, क्योंकि इसकी लोकेशन ही इसकी विविधता की कहानी का पहला पन्ना है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में बसा एक विशाल देश है, लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है हिंद महासागर के ठीक सिर पर इसकी मौजूदगी। मतलब ये एक तरह से पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच एक नेचुरल ब्रिज जैसा काम करता है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये सिर्फ मैथ के नंबर नहीं हैं, ये असल में भारत के विशाल फैलाव का पता देते हैं। सोचिए, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों तरफ लगभग 30 डिग्री का फासला है, और इसी बड़े फासले की वजह से यहाँ के मौसम और समय में इतनी जबरदस्त वैरायटी देखने को मिलती है। तो हमने दुनिया के नक्शे पर भारत को देख लिया। अब जरा जूम इन करते हैं और समझते हैं कि ये देश असल में कितना बड़ा है और इसकी सरहदें कहाँ तक फैली हुई हैं। 32 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा इस नंबर को देखिए, ये भारत का कुल एरिया है। ये इतना बड़ा है कि कई यूरोपीय देश इसमें आराम से समा जाएं। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये भारत की विशालता का एक जीता जागता सबूत है। और अगर दुनिया के दूसरे बड़े देशों से इसकी तुलना करें तो भारत आता है 7वें नंबर पर। मतलब दुनिया की कुल जमीन का तकरीबन 2.4% हिस्सा अकेले भारत के पास है। कमाल है ना? अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की, और ये आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं। इसकी जो जमीनी सीमा है, मतलब लैंड बॉर्डर, वो ही 15,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। और अगर इसमें हम इसके द्वीपों को भी जोड़ दें तो जो समुद्री तट रेखा है, कोस्ट लाइन, वो 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। ये विशालता सिर्फ एरिया में नहीं बल्कि दूरियों में भी साफ झलकती है। अगर उत्तर में कश्मीर से सफर शुरू करें और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं तो ये 3,200 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर होगा। और ठीक वैसे ही पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक की दूरी भी लगभग 3,000 किलोमीटर है। सच कहूं तो ये दूरियां किसी देश की नहीं बल्कि एक महाद्वीप की लगती हैं। तो ये तो हो गई भारत की बाहरी बनावट, उसका साइज और उसकी बाउंड्री। अब वक्त है इसके अंदर कदम रखने का और उस अविश्वसनीय जमीनी विविधता को देखने का जो भारत की असली पहचान बनाती है। मोटे तौर पर भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर को हम इन 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर हिमालय के पहाड़, फिर उत्तरी मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और आखिर में हमारे द्वीप समूह। तो यही है हमारी आगे की यात्रा का पूरा रोड मैप। और हमारी ये यात्रा शुरू होगी उत्तर से, जहां भारत के 2 सबसे बड़े और अहम ज्योग्राफिकल फीचर्स मौजूद हैं। एक तरफ है देश का मुकुट यानी हिमालय और दूसरी तरफ है इसका अन्न भंडार यानी विशाल मैदान। ये हैं हिमालय। देखने में जितने पुराने और मजबूत लगते हैं, भूगर्भीय रूप से यानी जियोलॉजिकली ये काफी युवा हैं। और ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं, जिसका मतलब है कि इनका बनना टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने और जमीन के मुड़ने से हुआ है। आज ये भारत की उत्तरी सरहद पर एक विशाल अभेद्य दीवार की तरह खड़े हैं। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। अब ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है, ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एक आर्क, एक विशाल चाप है जो पूरे उत्तरी भारत को एक तरह से अपनी गोद में लिए हुए है। और एक और दिलचस्प बात, हिमालय कोई एक अकेली पर्वत श्रृंखला नहीं है। नहीं, ये असल में एक के पीछे एक 3 पैरेलल रेंजेस हैं। सबसे उत्तर में सबसे ऊंची है महान हिमाद्री, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके ठीक दक्षिण में है हिमाचल रेंज, और फिर सबसे बाहर मैदानों से ठीक पहले आती हैं शिवालिक की पहाड़ियां। तो चलिए अब उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उतरकर नीचे आते हैं मैदानों की तरफ। हिमालय की तलहटी में ही बसे हैं ये विशाल और उपजाऊ उत्तरी मैदान। नज़ारा एकदम बदल जाता है ना? कहाँ वो बर्फ से ढके पहाड़ और कहाँ ये दूर तक फैले हरे भरे खेत।
तो सवाल उठता है कि ये इतने बड़े और सपाट मैदान आखिर बने कैसे। इसका पूरा श्रेय जाता है 3 महान नदी प्रणालियों को, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हुआ ये कि लाखों सालों तक ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती रहीं, जिसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, और यहां जमा करती गईं। और बस इसी मिट्टी ने इस पूरे इलाके को भारत का अन्न भंडार बना दिया। अच्छा, अब उत्तर से हम अपनी यात्रा को दक्षिण की ओर ले चलते हैं। अब हम भारत के प्राचीनतम हिस्से और इसके पानी से घिरे किनारों को देखेंगे, यानी हम पठार, तटों और द्वीपों की पड़ताल करेंगे। ये है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसे एक टेबललैंड भी कहते हैं, मतलब एक मेज की तरह उठा हुआ जमीनी हिस्सा। और ये बना है बहुत ही पुरानी कठोर चट्टानों से। असल में ये उस सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो लाखों साल पहले टूट गया था। इसीलिए ये भारत का सबसे पुराना भूभाग माना जाता है। और ये स्लाइड, ये तो भारत की विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, एक तरफ है भारतीय मरुस्थल की सूखी तपती रेत और दूसरी ही तरफ तटीय मैदानों की हरी भरी लहलहाती हरियाली। ऐसा लगता है जैसे एक ही देश के अंदर 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं बसती हों। इसी पठार के दोनों किनारों पर समुद्र के साथ साथ लंबी पट्टियां हैं, जिन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिम की तरफ जो हैं वो हैं संकरे और ऊबड़ खाबड़ पश्चिमी घाट, जबकि पूर्व की तरफ चौड़े और समतल पूर्वी घाट फैले हुए हैं। और ये दोनों मिलकर भारत को एक बहुत लंबी और खूबसूरत कोस्टलाइन देते हैं। और आखिर में हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूहों की। अरब सागर में है लक्षद्वीप द्वीप, जो छोटे छोटे कोरल यानी प्रवाल द्वीपों से मिलकर बने हैं, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो असल में समुद्र के नीचे डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं जो पानी के ऊपर निकली हुई हैं। तो अब हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। भारत में इतनी जबरदस्त विविधता कैसे है और ये क्यों इतनी जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सारे अलग अलग हिस्से एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। पहाड़ों से हमें साल भर पानी मिलता है, मैदानों से अनाज मिलता है, पठार खनिजों से भरे हैं, और तट व्यापार और मछली पालन के लिए जरूरी हैं। तो ये विविधता ही असल में भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इतनी ज्यादा भौगोलिक विविधता किसी एक राष्ट्र की पहचान, उसकी संस्कृति और उसकी किस्मत को आखिर किस तरह से आकार देती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।